हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सीटेड पेपर सेकंड का आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें 60 नंबर एसएसटी का क्वेश्चन करवाया जाता है। 25 से लेके आपका 30 क्वेश्चन के बीच में ये क्राइटेरिया रहता है आपके क्वेश्चन का। डेली ये करवाया जा रहा है और ये पैटर्न आपका सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके सीटेट के सारे प्रश्न बन रहे हैं। और ये आपका सारा का सारा मैं प्रीवियस ईयर ही लेकर आती हूँ, प्लस आपका इसमें मॉडल पेपर रहता है। ओके, तो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, ये आपका 10वां क्लास है। इसके पहले मैंने 9 क्लास करवा दिए हैं, तो नहीं देखिए तो रिक्वेस्ट है आप सभी के से जाकर देखिए। इसके पहले भी मैंने जो जनवरी वाला पेपर हुआ था उसमें भी मैंने करवाया था, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है। आप उसे भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट मांगता है, पेडागॉजी होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है हमारा, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुख के लिए प्रयोग होता था वह क्या है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? मुंदेवर हो जाएगा, मुवेंदार हो जाएगा। ठीक है, मुवेंदार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिस्क्रिप्शन की बात अगर करें डिटेल्स की, तो मुवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है जो कि 3 राजवंशों चोल, चेर, पांड्या के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मुवेंदार का अर्थ होता है 3 प्रमुख होता है। मुवेंदारों के बारे में हमें संगम साहित्य से पता चलता है। दक्षिण पथ से आशय दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग से है। महामंडलेश्वर राज्य के राज्यपाल जो होते हैं के समतुल्य एक पद होता था। चोल वंश के प्रतापी शासक कौन थे? राजेंद्र चोल को राजा राजदेव कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो भीतरी सीमाओं की नीति थी, ये आपकी क्या थी? ये थी आपकी वनों को काट कर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का शुद्धिकरण करना। ओके, भीतरी भूमि का शुद्धिकरण करना। इसमें अगर बात करूँ तो ये आपका किससे संबंधित है? कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। वही भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। भीतरी सीमाओं का अर्थ है गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों का शुद्धिकरण दिल्ली के सुल्तानों ने ऐसा कृषि विस्तार हेतु किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ के सही विकल्प, पहले बुर्ज जो आपका पूरा स्थल है, तो पहले पूरा स्थलों में से एक पूरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले। तो ये आपका कहाँ पर मिला? ये झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही मिले। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा, इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1936 में बुर्ज होम की खुदाई प्रारंभ हुई थी, और यह भारत के सबसे उत्तरी उत्खनन जो है उत्खनित नौपाषाण है। इसे आप प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से भी जानते हैं। जो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ बिर्च। ये कहाँ पर है? तो कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते? उन्हें लिपिक कहते। क्या कहते हैं? लिपिक, स्क्राइब्स। ओके, अगला प्रश्न है, कथन और कारण से है। अभिकथन है, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण है क्योंकि हम्पी के बाज़ारों में सूरों मुस्लिम जो सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम छेटियों और यूरोपीय व्यापारियों का जन्मघट लगता रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, आपका, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में बताना है। पहला कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। दूसरा है, क्योंकि इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत थी। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, यानी आपका ए सही हो जाएगा और आर जो है आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की? तो ये शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। कब? 22 मार्च 1723 में लागू किया था और इसे आप इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका महालवाड़ी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। कब? 1822 ईस्वी में। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ओके, बाकी यहाँ पे बात करें 1608 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो आपकी सूरत में पहली बार आई और यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? तो अहोम के बारे में बताना है। अहोम के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो ये आपका ऑप्शन है और यहाँ पे देखेंगे तो वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। नहीं, अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। थर्ड आपका क्या है? ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, सी और ए ये आपका ये भी हो जाएगा। वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनें। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। क्या ये बात सत्य है? दूसरा है, पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी और तीसरा है, पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो ए और बी सही हो जाएगा, सिर्फ निम्न नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में इनको केसर ए हिंद से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म मैसूर रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, और रमाबाई ने बिपिन बिहारी नामक दलित जाति के एक वकील से विवाह किया था। तो इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था बिपिन बिहारी, ठीक है ना, जो कि दलित थे। 1883 ईस्वी में इंग्लैंड गई और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। और बात करूं यहाँ पे तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी 1830 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, अच्छा इन्हें राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके का जो प्रयोग है 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक जो प्रथा होती है, प्रथा को चुनौती देने के लिए कहा? तो प्रथा के विरोध में धरना देने का, या फिर बात करें जो लोग इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे उनका विशेष नाम से पुकारा जाना, या फिर बात करूं यहाँ पे तो ये आपका प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये पब्लिसिस्ट शब्द को सही अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें, वह जो दैनिक समाचार में लेख लिखता हो या फिर वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, और यही बात आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, 2 कॉलम का सुमेल करना है जो विभिन्न घटनाओं संगठनों के निर्माण, स्थापना एवं साल को दर्शा रहे हों। तो रॉलेट एक्ट दिया हुआ है आपका, 1 मिनट। तो ये आपका 1 मिनट,
इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन इसके कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बात करें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी का, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिस्ट थे। निम्न में से कौन पब्लिस्ट शब्द को सही अभिव्यक्त करता है? तो ये आपका करता है कौन? वह जो किसी विचार को अपने विभिन्न माध्यमों से प्रसारित करता हो। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन हम 13वां स्किप करते हैं। ठीक है, ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 14, स्वतंत्र भारत में ज्यों के संगठन यानी राज्यों, तो स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और इस रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यह जो कसौटी है, तो हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66 डिग्री का जो कोण है बनाता है। दूसरा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, तो ये तो घूर्णन कहलाता है। ठीक है ना, जब अपने अक्ष पे घूमता है तो ये घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण जो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, आपका ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, यानी बी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 मिनट जो डिग्री कोण बनाती है। ठीक है ना, कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, ABC पर देशांतर और अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए। अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं, देशांतर समांतर वृत्त होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, या फिर बात करूं मैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलवड़ जल का स्रोत नहीं है? तो अलवड़ जल का स्रोत नहीं है कौन? महासागर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखेंगे अगर तो नदियाँ, ताल, हिमनद और भूजल अलवड़ जल के मुख्य स्रोत होते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही अलवड़ जल है, जो पृथ्वी की सतह का भाग जल से आच्छादित है। अलवड़ जल यानी जो आपका लवड़ नहीं है, जिसमें 97.3% भाग पर महासागर है, जिसमें लवड़ पाया जाता है। अलवड़ीय जल मीठा जल होता है जो पीने योग्य होता है। ठीक है ना, तो ये इतने परसेंट आपका पानी में घुले नमक की मात्रा को लवड़ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ABC दिया हुआ है, तो ABC को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया था। ठीक है, माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है और हिमनद मोरेन ने जर्मेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABC दिया हुआ है। पहला है, स्थलाकृतियों महाद्वीपों पर पाई जाती है, न कि महासागर की सतह पर। दूसरा है, प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय वस्तुओं से नहीं। अगला है आपका, भारत के यानी मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधि और उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। तो ऑप्शन केवल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा है, क्योंकि उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये दोनों ही आपकी बात सही हो जाएंगी। ठीक है ना, और आर ए की भी व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं,
जो दबाव है बढ़ता है लेकिन तापमान कम हो जाता है। दबाव कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता है, दबाव और तापमान समान होता है। यहाँ पे बात करूँ तो दबाव कम होता है और तापमान में परिवर्तन होता रहता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भौतिक रूपकों को के संदर्भ में बताना है। भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। दूसरा है पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता और घनी आबादी होती है। तो क्या इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका ए और बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो ये आपका संभाव्य संसाधन है, ठीक है। तो ये था आपका 25 प्रश्न सीटेट का। और बात करूँ यहाँ पे तो जितने भी क्लासेस करवाई अगर आपने नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। टेलीग्राम टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और यही लोगो सेम मिलेगा आपको, जाके फॉलो करके ले लीजिएगा। इसके अलावा सेशन पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।